हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एमए फाइनल के बच्चों। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर के नेक्स्ट वॉल्यूम में इस वीडियो क्लास में वापस से जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता नहीं है आप रोज़ पढ़ते होंगे घर में। कुछ कुछ दिन, अभी तो त्योहार भी गए हैं तो 2-3 दिन निश्चित रूप से आपने पढ़ाई नहीं की होगी। तो हम इसको स्लाइड बाय स्लाइड मैं इसको पलटूंगी और आपको याद आ जाएगा कि हमने इस टॉपिक पे 2-3 क्लासें पहले भी कर चुके हैं हम। आप देखेंगे, हमने देखा था हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। उसके बाद हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत क्या हैं। दो तरीके से हमने ये बताए थे इसमें, जो कि क्लासिकल कंट्री बेस्ड थेरीज थी और मॉडर्न फिल्म फॉर्म बेस्ड थेरी थी। तो हमने जो है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थेरीज लगभग सारी कर ली हैं, जिसमें एडम स्मिथ की थी, रिकार्डो की थी। उसके बाद उस स्मिथ से पहले मैर्केंटिलिज्म भी हम देख चुके थे और उसके बाद हेक्सरोलिन की भी हम देख चुके थे और बहुत ही विस्तार से 2-3 क्लासों में हमने इसे समझ लिया था। आज की क्लास में हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं अपने टॉपिक को, वो है आधुनिक या फर्म आधारित व्यापार सिद्धांत। आधुनिक व्यापार सिद्धांत आपके सिलेबस में कुछ हद तक है, इतनी गहराई से या इतना अद्यतन अपडेट जितना अभी मैं बताने जा रही हूँ उतना नहीं है। फिर भी मैंने कहा था नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हमेशा ही अपडेट रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को इसमें शामिल कर लिया है। तो जो क्लासिकल, जिसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, उन्होंने जो थेरीज दी वो देश आधारित थेरी थी, कंट्री बेस्ड व्यापार सिद्धांत थे। ठीक है, तो उसमें जनरली ये था कि भाई ये कंट्री, मान लीजिए ए और बी दो कंट्री है और दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। कंट्री ए एक्स बनाती है, उसमें एक्सपर्ट है, और कंट्री बी जो है वो वाई में एक्सपर्ट है, तो दोनों समझौता कर लेंगी। कंट्री ए एक्स ही बनाएगी और कंट्री बी वाई बनाएगी, है ना। फिर धीरे धीरे व्यापार में थोड़ा सिद्धांतों में सुधार हुआ। रिकार्डो ने कहा कि नहीं हो सकता है, एक देश दोनों में अच्छा है, दूसरा देश दोनों में बुरा है, फिर भी दोनों में व्यापार हो जाएगा। जो जिसमें ज़्यादा अच्छा है वो बना लेगा, और जो दूसरा जिसमें कम बुरा है वो चीज़ बना लेगा। फिर एक्सरोलिन आए, उन्होंने बताया कि क्यों व्यापार होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आधुनिक जितने व्यापार सिद्धांत हैं वो जो हैं वो फर्म आधारित व्यापार सिद्धांत हैं, बहुत आगे प्रायोगिकता लिए हुए हैं। आज की स्थिति से ज़्यादा वो ज़्यादा नज़दीक हैं उसके, जिस तरह के व्यापार आजकल होते हैं। मैंने एक बार पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि भाई ऐसी ही भी वस्तुओं के व्यापार हो रहे हैं जो दोनों ही देश बना रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को भेज रहे हैं। जैसे बताया था कि जापान भी कार बना रहा है और यूएस को भेज रहा है, और जापान यूएस भी कार बना रहा है और जापान को निर्यात कर रहा है। तो ये जो इंट्रा इंडस्ट्री जो ट्रेड थेरीज हैं वो आधुनिक व्यापार सिद्धांत कहलाते हैं, और यह देश की बजाय फर्म आधारित व्यापार सिद्धांत कहलाते हैं। फर्म आधारित सिद्धांत जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की वृद्धि के साथ साथ विकसित हुए। पहले इस तरह की जाइंट मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं विकसित हुई थी। हर देश की अपनी एक अलग सरकार के द्वारा संचालित व्यापार पद्धति थी, लेकिन अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई हैं जिनके मालिकाना हक किसी एक देश के पास नहीं है। बहुत सारे मालिकाना हक वाले देश इसमें जुड़ जाते हैं और ये एक कंपनी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ये फर्म आधारित सिद्धांत समय की मांग के हिसाब से डेवलप होते गए। तो जो पुराने क्लासिकल देश आधारित सिद्धांत थे वो पर्याप्त रूप से इन आजकल की ट्रेड पैटर्न को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो जिस तरीके से व्यापार किया जाता है उन्हें स्पष्ट करना उन सिद्धांतों के बस की बात नहीं है। जैसे कि एक ही उद्योग में यदि जापान और यूएस दोनों आपस में आयात निर्यात कर रहे हैं तो यह बात परंपरागत सिद्धांत हमें नहीं समझा सकता था, लेकिन आधुनिक सिद्धांत इसे समझा सकता है। तो देश आधारित सिद्धांतों
के विपरीत यानी क्लासिकल थ्योरीज के विपरीत जो फर्म आधारित मॉडर्न सिद्धांत हैं उनमें ब्रांड प्रवाह और ग्राहक वफादारी, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता सहित अन्य उत्पाद और सेवा कारकों को व्यापार प्रवाह की समझ में शामिल करते हैं। थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल करके इसको समझा दूंगी कि इन मॉडर्न थ्योरीज में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को समझाया जाता है जहां उपभोक्ता को ब्रांड से लगाव होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में बनने वाली किसी कार के शौकीन जापान के निवासी हैं और जापान में बनने वाली किसी ब्रांड की कार के शौकीन अमेरिका के निवासी हैं, तो क्लासिकल थियरी के विपरीत, बिल्कुल विपरीत, एक ही वस्तु का व्यापार दोनों देश करेंगे ब्रांड की चाहत की वजह से। इसी तरीके से ग्राहक के प्रति मान लीजिए कोई ब्रांड इतना फेमस हो गया किसी दूसरे देश में और उसके ग्राहक के प्रति कंपनी वफादार रहना चाहती है, उसे उसी तरह की चीज पेश करना चाहती है, तो वह भी व्यापार का कारण बन जाती है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता, यदि मान लीजिए कि फ़ोन तो चाइना में बहुत बन रहे हैं और पूरी दुनिया में बिक भी रहे हैं, लेकिन अगर मुझे नोकिया फ़ोन ही चाहिए, है ना, जो कि चाइनीज़ कंपनी नहीं बनाती है, तो फिर जो भी जिस देश की भी कंपनी इसे बनाती है एक्स वाई जेड, मैं उसी से ही इसको खरीदना पसंद करूंगी। और सरकार जो है यदि इस तरह के ग्राहक ज़्यादा हैं तो इस तरह की व्यापार की अनुमति भी देगी। तो इस प्रकार से ये जो फर्म आधारित जो मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज हैं इसमें इन तत्वों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इन सारे सिद्धांतों में से 2-3 मैंने छांटे हैं, जिसमें सबसे पहला है देश समानता सिद्धांत, है ना, जिसमें स्वीडिश अर्थशास्त्री स्टीफन लिंडर ने 1961 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने इंट्रा इंडस्ट्री व्यापार की अवधारणा को समझाने की कोशिश की। लगभग पहली बार लिंडर ने यह समझाने की कोशिश करी कि क्यों कोई एक ही वस्तु एक्स है उसे एक देश ए भी निर्यात कर रहा है और देश बी भी निर्यात कर रहा है आपस में, तो ऐसा क्यों होता है। तो लिंडर ने यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि विकास के समान या समान चरणों वाले, यानी या तो वो दोनों विकास की दृष्टि से एक ही श्रेणी में शामिल किए जाते हैं दोनों देश, या फिर दोनों समान विकास के चरण में चल रहे हैं, उनमें उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं समान होगी। आपने देखा होगा एक ही तरह के इनकम ग्रुप के लोगों की उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं लगभग समान ही होती हैं। तो इसी तरह दो देशों का उदाहरण भी हम ले सकते हैं जिसमें इनकी प्राथमिकताएं समान होती हैं। तो इस फर्म आधारित सिद्धांत में लिंडर ने ये सुझाव दिया कि कंपनियां जो हैं वो सबसे पहले जो उत्पादन करती हैं प्रथम चरण का, वो अपनी घरेलू देश के लिए करती हैं, वहां उसकी खपत देखती हैं, उसके बाद में वो दूसरे देशों में यदि वहां वो पॉपुलर हो जाती हैं वस्तु खुद के देश में, तो दूसरे देशों में उस वस्तु के लिए निर्यात के लिए संभावनाओं का वो लोग पता लगाते हैं। और फिर कंपनियों को यदि लगता है कि दूसरे देश में उनके फेवरेबल यानी उनके प्रोडक्ट के फेवरेबल बाजार मिल गए हैं, तो फिर वो वहाँ के ग्राहकों के लिए थोड़ी बहुत फेरबदल करके अपनी वस्तु को वहाँ निर्यात करते हैं और वहाँ और भी ज़्यादा अपनी वस्तु को बेचने के लिए संभावनाएं पैदा करते हैं। इस तरीके से लिंडर के देश समानता सिद्धांत में कहा गया है कि विनिर्मित वस्तुओं जनरली टेक्नोलॉजिकल जितनी भी वस्तुएं होती हैं, आप इसमें कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, एक्सरे मशीन, बहुत सी फील्ड्स में जो मशीनरी यूज होती है उनको ले सकते हैं। इन विनिर्मित वस्तुओं का अधिकांश व्यापार जो है वो समान प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के बीच होगा और अंत उद्योग यानी इंट्रा इंडस्ट्री व्यापार जो है बड़ा ही इन देशों में आम प्रचलन में रहेगा। तो ये है देश समानता सिद्धांत जो स्वीडिश अर्थशास्त्री स्टीफन लिंडर ने दिया। नेक्स्ट है उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रेमंड वर्नन ने 1960 के दशक में ही दी, जिसको हिंदी में हम उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत
कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कोई प्रोडक्ट है, उसका एक जीवन चक्र है, एक लाइफ साइकिल है, उसकी स्टेजेस हैं, है ना। तो नाम से जैसा कि स्पष्ट है, वर्णन ने कहा कि विपणन के क्षेत्र में यह सिद्धांत उत्पन्न हुआ या जनरेट हुआ। उन्होंने ये कहा कि एक उत्पाद के जीवन चक्र के 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहला चरण है जब नया उत्पाद बनता है, फर्स्ट स्टेज है। दूसरा चरण है जब वो परिपक्व बन जाता है, यानी यदि उसमें कोई कमियां रहती हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्शन की इकाई में उसको कमी को दूर करके उसको उपभोक्ताओं के हिसाब से डाल दिया जाता है। और तीसरा होता है कि जब वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन जाता है, उसका पेटेंट, कॉपीराइट आदि वह देश करवा लेता है और उसके बाद उसके समरूप जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो अन्य देशों में बनने लग जाते हैं। तो 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो विनिर्माण उद्योग था, उसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं इस लाइफ साइकिल ट्रेड थ्योरी को स्पष्ट करती हैं, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को स्पष्ट करती हैं। जब वहाँ कोई वस्तु पहले बनाई गई, उसके बाद, जैसे उदाहरण दे दो पर्सनल कंप्यूटर का, है ना, IBM कंप्यूटर अमेरिका में बना, तो कंप्यूटर जैसी पीसी जिसको शॉर्ट में कहते थे, ये चीज़ें पहले उत्पाद चक्र से गुजरी। 1970 में ये एक नया उत्पाद था। 1980 और 90 के दशक में यह एक परिपक्व उत्पाद बन गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मेचोरिटी आ गई उस प्रोडक्ट में, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। और आज जो है वो पीसी जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट चरण में है। और अधिकांश विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के बाहर, एशिया और छोटे भारत जैसे विकासशील देशों में भी वह उत्पादित किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रेमंड वर्नन के द्वारा 60 के दशक में दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता सिद्धांत, यानी कि विश्व के विभिन्न देश जो है मिलकर कोई रणनीति बना लें और उनमें राइवलरी कैसी, प्रतियोगिता अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं, गला काट प्रतियोगिता नहीं, राइवलरी ऐसी कि हर देश में प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सुधारात्मक कदम दिखाई दें। तो वैश्विक रणनीति प्रतियोगिता सिद्धांत की जो प्रतिपादन है सिद्धांत का, वो 1980 के दशक में किया गया और यह 2 अर्थशास्त्रियों द्वारा परिचित कराया गया। वो हैं पॉल क्रुगमैन और केल्विन लैंकास्टर, इनके नाम हैं। इन दोनों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉइंट रूप में किया। उनके सिद्धांत ने भी वही बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि 90 के दशक तक पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके उद्योग में अन्य वैश्विक फर्मों के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के उनके प्रयासों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। सरल शब्दों में समझा देती हूँ कि जब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां एक ही तरह के व्यापार में संलग्न हो रही हैं आजकल, तो फिर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो कैसे हासिल किया जाए, कौन सी कंपनी बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, आपस में सभी प्रयास करती हैं, लेकिन कौन आगे बढ़ जाती हैं, यह डिपेंड करता है निम्न पॉइंट्स पे कि कंपनियां जो है वो इन पे ज़्यादा ध्यान देती है। यही उसके ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं और इन्हीं से उनको लड़ना भी होता है। तो पहला है उसमें अनुसंधान और विकास। जो कंपनी अपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना ज़्यादा बजट खर्च करेगी, उतनी ही ज़्यादा सफल होगी इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वर्चस्व को कायम रखने में। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व, यानी जितनी भी पेटेंट और कॉपीराइट्स में उनको सफलता मिल जाएगी, उतना ही वो उस प्रोडक्ट के मालिकाना हक में वर्चस्व हासिल कर सकेंगे। उसके बाद है पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। जितने बड़े स्केल पर यदि उत्पादन करना कोई मल्टीनेशनल कंपनी सीख जाती हैं, तो उसको उतनी ही बड़े उत्पादन के पैमाने की बचतें हासिल होने लगती हैं, तो उसकी लागतें कम आने लग जाती हैं और इस तरीके से उसका लाभ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है अद्वितीय व्यावसायिक प्रक्रिया या तरीके और साथ ही उद्योग में व्यापक
अनुभव, यानी आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, है ना। कोई भी कंपनी को जितना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान होता जाएगा, उसका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका विश्व बाजार में शेयर बढ़ेगा और टोटल लाभ में उसका शेयर बढ़ने लग जाएगा। और लास्ट है संसाधनों का नियंत्रण या कच्चे माल की अनुकूल पहुंच। संसाधनों यानी कि जो भी कच्चा माल आ रहा है जिससे वो फिनिश गुड तैयार करने वाला है, उस पर उसका वर्चस्व हासिल होना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रोडक्शन प्रक्रिया है उसमें कोई अवरोध उपस्थित ना हो। आपने सुना होगा जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पहले कम उत्पाद बनाते थे, अब तो ये हर क्षेत्र में, यानी रिलायंस मार्ट में आपको सब्जियां भी मिल जाएंगी और खाने पीने के सामान के अलावा पहनने ओढ़ने के कपड़े भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी, और खुद इनके ब्रांड्स भी हैं वहाँ पे। इट मीन्स ये कच्चा माल हमेशा उसकी पूर्ति बनाए रखने के लिए बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस ही खरीद लेते हैं, या किसानों से इस तरीके के समझौते कर लेते हैं कि उनके खेत में इनके ही हिसाब से ये चीजें बनेंगी और वो सारा का सारा प्रोडक्ट यही खरीदेंगे। बदले में ये उनको बहुत सी सेवाएं भी देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो रॉ मटेरियल की जो पूर्ति है वो हमेशा ही सुचारू बनी रहती है, और इनके फाइनल या फिनिश गुड के बनने में कोई भी कभी भी अवरोध उपस्थित नहीं होता है। तो ये वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंदता सिद्धांत जो किस किसने दिया, पॉल क्रूगमैन और कैल्विन लैंकास्टर ने, कब दिया, 1980 के दशक में। तो नेक्स्ट जो मैंने इसमें शामिल किया है, एक और थियरी है मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड, वो है पॉटर की राष्ट्रीय प्रतियोगी लाभ थियरी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल पॉटर ने, जो कि विशिष्टतः एक शिक्षक ही कहे जा सकते हैं, अपन ये कह देते हैं कि जो मॉडर्न थियरीज है वो बिजनेस स्कूल्स वाली जो कॉलेजेस होती थी उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स ने नई थियरीज दी, तो कुछ गलत ना होगा। तो माइकल पॉटर भी उनमें से एक ही हैं। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के निरंतर विकसित होते स्वरूप में एक और एडिशन कर दिया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि आज के युग को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार या इनके सिद्धांत के अनुसार एक उद्योग में एक राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा यानी राइवलरी, प्रतिस्पर्धा उद्योग के नवाचार और उन्नयन की क्षमता पर निर्भर करती है। क्लिष्ट शब्द हैं हिंदी में, मैं इजी करके इसको समझा देती हूँ। पॉटर के अनुसार एक उद्योग में एक राष्ट्र कब राइवलरी में अव्वल रहेगा या अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, जब उस राष्ट्र के उद्योग जो हैं वो इनोवेटिव होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करके नई नई उत्पाद विकसित करने की योग्यता हासिल कर लेंगे, उसको इनोवेशन कहते हैं। और उसमें उन्नयन यानी और भी ज़्यादा उसको अपडेशन की तरफ ले जाएंगे, अपग्रेड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। जितनी क्षमता ये दोनों उसकी ज़्यादा विकसित होती जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा उसका व्यापार में हिस्सा बढ़ता जाएगा। तो उनका सिद्धांत जो है वो यह बताने पे ध्यान देता है, इस बात को बताने में कि कुछ राष्ट्र कुछ उद्योगों में अधिक प्रतिस्पर्धी क्यों होते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम सुना होगा। कंप्यूटर युग में माइक्रोसॉफ्ट ने क्रांति सी ला रखी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ नवाचार होते भी हैं। हर साल नई नई चीज़ें, नए नए गैजेट्स और पीसी का अपग्रेडेशन रूप हमें दिखाई देने को मिल जाता है। आज हम पीसी खरीदने जाएं तो निश्चित रूप से 2019 का मॉडल हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं हर तीसरे महीने बाजार में पीसी में एक नई चीज ऐड हो जाती है नवाचार की वजह से। तो इस तरीके से उन देशों को इन वस्तुओं के मार्केट बाजार सॉरी वर्ल्ड मार्केट में शेयर बढ़ जाता है, जो कि नवाचार ज्यादा करते हैं और उसको अपग्रेडेशन तक ले जाते हैं। तो इन्होंने इसके 4 निर्धारक भी बताए हैं। स्थानीय बाजार संसाधन और क्षमताएं, इसकी चर्चा हम पिछले में भी कर चुके हैं सिद्धांत में। स्थानीय बाजार की मांग की स्थिति, स्थानीय आपूर्तिकर्ता और पूरक उद्योग, और स्थानीय फर्म विशेषता। इसमें स्थानीय शब्द का इतना महत्व है कि पर्टिकुलर एक देश में कोई फर्म है, स्थानीय फर्म है, वो जो है किसी प्रोडक्ट
में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करके उसको इनोवेटिव तरीके से तैयार करने में समर्थ हो जाती है और फिर उसमें अपग्रेडेशन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। उस वस्तु को बनाने में उसको स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की आवक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वह अनवरत बिना किसी इंटरप्शन के उस वस्तु का उत्पाद कंटिन्यूअस करते हुए उसको निर्यात करके विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाती है। यही पॉटर के इस ट्रेड थ्योरी का मूल मंत्र है। अब लास्ट में आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं, विच ट्रेड थ्योरी इज डोमिनेंट टुडे। आज के संदर्भ में कौन सी ट्रेड थ्योरी डोमिनेट करती है? तो हम समझ सकते हैं कि जो जितनी भी ट्रेडिशनल देश आधारित थ्योरीज हैं वो बेकार नहीं है या ख़त्म उनका उद्देश्य नहीं हो गया है। मूल जो आत्मा है ट्रेड शुरू होने की जो उन्होंने बताई वो आज भी वही है। जो ट्रेड शुरू होने का कारण उन्होंने बताया वो कारण आज भी है। कुछ कारण उसमें और जुड़ गए हैं जो कि फर्म आधारित मॉडर्न थ्योरीज बता देती हैं। तो दोनों सभी जो हैं वो एक दूसरे की पूरक थ्योरीज हैं, कोई भी एक दूसरे की राइवलरी थ्योरी नहीं है। और विभिन्न देश जो हैं वो इन थ्योरीज के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और उसको वर्चस्व तक पहुंचाने में मदद लेते हैं। चाइना जैसे देश आज जो पूरे विश्व पटल पर व्यापार जगत में अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं, उन देशों ने इन थेरीज का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया है, मॉडर्न थेरीज का, जैसे R&D पे खर्चा करना, इनोवेशन करना। यूरोपियन कंट्रीज ने पर्टिकुलर किसी चीज़ के क्षेत्र में बहुत लाभ उठाया है। तो इस तरीके से सभी ट्रेड थेरीज जो हैं वो समीचीन है, उद्देश्यहीन नहीं है, खत्म नहीं हुई है। सबका अपना अपना एक पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को समझाने का। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।